नमस्कार दोस्तों, 5 मार्च 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज सैटरडे है, 4 ही आर्टिकल्स छपे हैं, उसमें 3 आर्टिकल काम के हैं। देखिए, बहुत स्पेसिफिक कोई स्टैटिस्टिक्स के साथ तो आर्टिकल नहीं है। हाँ, समझने के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल है आज। जैसे पहला आर्टिकल है रशियाज वॉर द इम्प्रैक्टिबिलिटी ऑफ वायलेंस। यहाँ पे नॉन वायलेंस की बात कर रहे हैं। ये ऑथर कौन है यहाँ पे? ये अरुण मेहरा साहब है, फॉर्मर मेंबर प्लानिंग कमीशन के रह चुके हैं। तो गांधी जी की ये तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई वायलेंस को आप कहीं पे भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि जहां पे भी वायलेंस हुआ है और जो लोग हारे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब अमेरिकन कॉलोनीज में ब्रिटिश सब्जेक्ट्स ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दिया और अमेरिका नाम का देश बनाया, तो वहां पे भी बहुत सारा वायलेंस हुआ। उन वायलेंस के हीरोज को याद रखा जाता है। इंडिया में भी वायलेंस के हीरो को सुभाष चंद्र बोस जी की तरह दिखाया गया। मतलब ये सब अपने अपनी जगह पे नेशनल हीरोज रहे, भले इन्होंने वायलेंस का रास्ता अपनाया है। तो यहाँ पे अरुण मेहरा साहब उनका नीचा नहीं दिखा रहे हैं। अरुण मेहरा साहब ये बोल रहे हैं कि हमें वायलेंस को फॉलो करने वाले हीरोज से ज्यादा इंपॉर्टेंस नॉन वायलेंस को फॉलो करने वाले हीरोज को देनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी जी। और इसके बेसिस पे ये जो रशिया के एक्शंस हैं उसको बिल्कुल ही नकार रहे हैं मिस्टर अरुण मेहरा साहब। देखेंगे और कुछ कुछ अगर आप देखो तो हिस्ट्री के भी इंस्टेंसेस दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस ने जब वियतनाम पे अटैक किया था, वियतनाम में जब जाने जा रही थी, तब यूएस की जनता का जो माइंडसेट था वो खुद यूएस के अगेंस्ट हो गया था, यूएस की सरकार के अगेंस्ट। वही कुछ ऐसा रशिया के अगेंस्ट भी होता नजर आ रहा है। यूक्रेन में जो इनोसेंट सिविलियंस मर रहे हैं, इसके चलते दिन ब दिन रशिया के अंदर जो पुतिन की पॉपुलैरिटी है गिर रही है। एंटी पुतिन प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं। ओके, तो इसके बारे में बात करेंगे, इस आर्टिकल को डिटेल में देखेंगे। फिर अगला आर्टिकल है द न्यू हैंडबुक टू कवरिंग द यूपी इलेक्शंस। तो यहाँ पे जो ऑथर हैं आपके राजेश महापात्रा साहब, दिल्ली बेस्ड जर्नलिस्ट हैं। तो एक कहानी टाइप की सुना रहे हैं कि ये लखनऊ के अंदर आए, लखनऊ में इन्होंने एक पर्टिकुलर टी स्टॉल पे काम करने वाले रेलवे वर्कर से मिले, उससे पूछा तुम किसको सपोर्ट करोगे, तो पहले वो बोलता है कि भाई इस बार तो समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, फिर बाद में वो बीजेपी का सपोर्ट सा करने लगा। तो कुल मिला के यहाँ पे इस यूपी इलेक्शंस में साइलेंट वोटर्स एक मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। साइलेंट वोटर्स कौन है? तो सोशली और पॉलिटिकली जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जिनको सुन के ऐसा लगता है कि भाई ये बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में इंपैक्ट नहीं डाल पाएंगे। वुमेन हो गई, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हो गए। अब इस आर्टिकल में ये जो बैकवर्ड क्लासेस बताई हुई है, ये कौन किसको बताया हुआ है? तो ये नॉन जाटव दलित्स को बता रखा है। ये नॉन जाटव दलित्स हमेशा से ही बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, जो कि मायावती की पार्टी है, इसको सपोर्ट करते थे। मायावती जी की जो पार्टी थी बीएसपी, इसने 2017 के इलेक्शन में 19 सीटें जीती थी, जबकि 22% शेयर वोट्स इनको मिले थे। अब चूंकि बहुत सी जगहों पे बीएसपी उतनी ताकतवर नहीं लग रही है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो नॉन जाटव दलित वोट्स हैं वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार की पॉलिटिक्स देखिए, यूपी की पॉलिटिक्स तो सबसे ही मैं कहूंगा ट्रिकी और कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स है स्टेट के इलेक्शंस में। बस यूपी को पॉलिटिक्स को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो वेस्ट बंगाल दे सकता है, जो कि वहां तो माराई काटी होने लगती है इलेक्शंस में। कम से कम यूपी में इतना ही है कि मारा काटी नहीं हो रही। तो ज्यादा कुछ इस आर्टिकल में बात करने को है नहीं। कुछ एग्जाम्स पर्सपेक्टिव कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बता रखा हो ऐसा कुछ नहीं है, तो इतना ही इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट जो है बीइंग रेडी, वैक्सीनेशन पैंडेमिक के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। चौथी वेव आ सकती है क्या? 3 वेव्स ऑलरेडी इंडिया के अंदर आ चुकी हैं। चौथी वेव क्या कोविड की आएगी इंडिया के अंदर? क्या हम उसके लिए प्रिपेयर हैं? इसके रिस्पेक्ट में व्यू पॉइंट है, इस व्यू पॉइंट को देखेंगे। और अगला है कैपिटल वर्डिक्ट। बेसिकली यहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर, जब आंध्र प्रदेश अलग हो गया तेलंगाना से, एक्चुअली तेलंगाना अलग हो गया आंध्र प्रदेश से, तो आंध्र प्रदेश के अंदर पहले टीडीपी की सरकार आई। उस टीडीपी की सरकार ने अमरावती को कैपिटल बनाया। अब उस कैपिटल में प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए बहुत सारा 33,000 एकड़ जमीन फार्मर्स की ली गई। ठीक है भाई, उसके ऊपर 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया। फिर एकदम से सरकार चेंज हुई, वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार आ गई। जगनमोहन रेड्डी ने बोला कि अमरावती अकेली कैपिटल नहीं होगी, 2 और कैपिटल होंगी। विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी, कुरनूल जुडिशियल कैपिटल होगी। तो पुरानी गवर्नमेंट के एक आइडिया को यहां पे बदल दिया किसने? वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने। ये केस पहुंचा कहां पे? आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट में। और आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट ने सीधे सीधे एक बात बोली कि देखिए,
पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स चेंज होते हैं, उसके साथ पॉलिसी चेंज होती है, बट आप वो पॉलिसीज चेंज नहीं कर सकते जो कि लोगों के राइट्स को सीधे सीधे इंपैक्ट करती हैं। यहां पे जब टीडीपी की पार्टी ने अमरावती को कैपिटल बनाने की बात की थी, तो बहुत सारे फार्मर्स ने इस भरोसे पे अपनी जमीन दी थी कि उनको पैसा मिलेगा और कुछ प्लॉट्स मिलेंगे। अब नई सरकार आ गई, तो नई सरकार अलग डेवलपमेंट कर रही, तो इससे उन फार्मर्स का नुकसान हो और ओवरऑल डेवलपमेंटल प्लान चेंज हो, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब आंध्र प्रदेश की सरकार ने, सॉरी, आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने वाईएस जगनमोहन रेड्डी की जो अभी की सरकार है आंध्र प्रदेश की, इसकी पॉलिसी के अगेंस्ट जजमेंट दे दिया है। इस जजमेंट में एक चीज निकल के आ रही है कि सरकार चेंज होने के साथ साथ सरकार पॉलिसी चेंज कर सकती है, लेकिन आप पॉलिसी इस हद तक चेंज नहीं कर सकते कि वो लोगों के लिए इनकन्वीनियंट होने लगे। तो इस आर्टिकल को ढंग से हम लोग देखेंगे। तो ओवरऑल 3 आर्टिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इफ पॉसिबल फॉर यू प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन। तो चलिए पहला आर्टिकल, बीइंग रेडी, वैक्सीनेशन वाज शोन टू हैव बीन अ लाइफ सेवर ड्यूरिंग द थर्ड वेव ऑफ पैंडेमिक। भैया कोविड-19 की पैंडेमिक की जो वेव है वो नीचे हो रही है, मतलब अभी से लगभग 1 महीने पहले चले जाइए तो एक दिन में 1,70,000 कोविड-19 पॉजिटिव केसेस आ रहे थे। अभी के लिए देखा जाए तो दिन के 6,000 कोविड-19 पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। तो मतलब अभी के लिए नंबर ऑफ केसेस जो इंडिया के अंदर है कोविड के, काफी कम, अच्छी बात है। हम लोग केवल 0.7% ऑफ द ग्लोबल कोविड केसेस को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। एक साल पहले चले जाएं अभी से, मतलब अभी क्या चल रहा है, तो आज 5 मार्च है, तो 5 मार्च से एक साल पहले मतलब 5 मार्च 2021 के समय पे 5,000 प्रतिदिन के केसेस आ रहे थे। इससे भी थोड़ा कम फरवरी के समय पे चले जाओ, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि केसेस कितने भयंकर तरीके से बढ़ने शुरू हुए थे। फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई में जो वेव आई थी कोरोना की 2021 में, वो तो पता नहीं कितने लोगों को मार दिया उसने। सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस वेव थी वो डेल्टा वेरिएंट वाली वेव, और उसने हालात खराब कर दिए थे लोगों के। ओके, तो वो जो वेव आई थी सेकेंड वेव, उसके लिए हम प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं थे। इस बार की वेव, अगर चौथी वेव आती है, उसके लिए हम थोड़ा तैयार है। कैसे तैयार है? तो भैया 15 साल से ज्यादा की जो जनता है इंडिया के अंदर, 75% जनता को फुल्ली वैक्सीनेट किया जा चुका है। कुछ 60 साल से ज्यादा की जनता को तीसरा डोज भी मिल चुका है, बूस्टर डोज भी मिल चुका है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि पिछले 2 सालों में 90% इंडियंस कोरोना वायरस को एक्सपोज हो चुके हैं। 90% इंडियंस कोरोना वायरस को एक्सपोज हो चुके हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इन 90% इंडियनों में, देखिए, जो नहीं बच पाया कोरोना वायरस से वो मर गया, लेकिन जो बच गया, कहीं ना कहीं उसके बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी आई जो कि कोरोना वायरस से लड़ पाई। तो इन इंडियंस की बॉडी के अंदर थोड़ी बहुत इम्यूनिटी है जो उनको कोरोना वायरस से लड़ने में मदद कर सकती है। प्लस इंडियंस को वैक्सीनेशन भी लगी है, तो जिसके अंदर वैक्सीनेशन गई है, कहीं ना कहीं उसके अंदर भी थोड़ी बहुत इम्यूनिटी आई है अपने आप को डिजीज से बचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब चौथी वेव के लिए हम लोग सेकेंड वेव के कंपैरिजन में ज्यादा तैयार है। अगर एक डेंजरस वेव आती भी है तो हम कहीं ना कहीं उसको टैकल कर पाएंगे, रोक पाएंगे। अच्छा, वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं लगवाई है वो कहीं ना कहीं वल्नरेबल है। उसमें से भी वो लोग जो कि एल्डरली थी, जिनकी उम्र ज्यादा थी, वो ज्यादा वल्नरेबल थे। जो बलराम भार्गव साहब हैं, जो डायरेक्टर जनरल है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के, उन्होंने इस हफ्ते एक प्रेस मीटिंग में पता है क्या बोला कि भाई जनवरी 2022 से लेके जितने भी लोग कोविड-19 की वजह से मरे हैं, 92% लोग ऐसे थे जो वैक्सीनेटेड नहीं थे। तो कहीं ना कहीं एक बात तो प्रूव हो रही है, इसके लिए रिपोर्ट्स भी निकल के आ रही हैं, बहुत बड़े बड़े फिगर्स ने स्पीचेस भी दी हैं कि अगर आपने वैक्सीनेशन लगाई है तो आपके शरीर में इम्यूनिटी है, कहीं ना कहीं आपका शरीर तैयार है कोरोना से लड़ने के लिए। जो अनवैक्सीनेटेड है उनका उतना तैयार नहीं है, ठीक है। अब बात यह है कि इंडिया के अंदर वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत ज्यादा नहीं रही। वैक्सीन हेजिटेंसी एक बहुत बड़ा इशू है। अभी आपने नोवाक जोकोविच वाला इशू सुना होगा कि भैया ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलने नहीं दिया नोवाक जोकोविच को, चूंकि वैक्सीनेशन नहीं लगाई थी। फ्रांस, यूरोप के बहुत सी कंट्रीज में एक ऐसा ग्रुप है जो कि एंटी वैक्सीनेशन, मतलब वो वैक्सीनेशन करवाना ही नहीं चाहता, वैक्सीनेशन को फॉलो ही नहीं करना चाहता। ठीक है, उनका अपना व्यू पॉइंट है, वो नहीं करना चाहते। इंडिया के अंदर ये व्यू पॉइंट ज्यादा देखने को नहीं मिला है। जनवरी 2021 में जब वैक्सीनेशन इंडिया के अंदर शुरू हुआ था तो शुरुआत में लोग थोड़ा घबराए थे कि चलो यार वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, लेकिन जैसे जैसे सेकेंड वेव आई, लोग इतना डर गए कि उन्होंने वैक्सीन लगवानी शुरू कर दी। उन्होंने बोला कि भाई इतनी तेजी से कोरोना फैल रहा है, तो वो होड़ लगा लगा के वैक्सीन लगवाने गए। मतलब इंडिया में हालात कुछ ऐसे रहे कि लंबे समय तक वैक्सीन हेजिटेशन रही नहीं। आज की डेट में देखिए तो इंडिया में 178 करोड़ वैक्सीन डोजेस लग चुकी हैं, जिसमें 2 डोजेस डोमिनेंट है। एक तो है आपकी कोवैक्सीन जो कि इंडिया की है, और एक है आपकी कोविशील्ड।
ठीक है ना। थोड़ा बहुत रशिया की स्पुतनिक भी लगी है, हालांकि वो बहुत ही इनकंसिडरेबल, बहुत कम नंबर्स में लगी है। तो ये अब तक बातें बताई जा रही। तो अब देखिए वैक्सीन हमारे पास अच्छी खासी सप्लाई में है, तीसरी वेव ऑलमोस्ट एब कर रही है, नीचे की तरफ जा रही है। अब चौथी वेव अगर आ जाती है एकदम से, तो वैक्सीन की डिमांड बढ़ सकती है। 60 साल से ज्यादा के जो लोग हैं उनके अंदर, या फिर वो लोग जो कि 18 साल से ज्यादा के लोग हैं, उनके अंदर बूस्टर डोज की डिमांड आ सकती है। जो लोग 15 साल से कम की उम्र के हैं उनको भी वैक्सीन लगाने की डिमांड आ सकती है। तो जब क्राइसिस की सिचुएशन आती है, मान लीजिए एकदम से फोर्थ वेव आ जाए, तो क्या हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम जल्दी से वैक्सीन बना के लगवा पाएंगे? तो सेकेंड वेव के दौरान यह देखा गया कि कोवैक्सीन की एकदम से ज्यादा वैक्सीन बनाने की, मैन्युफैक्चर करने की कैपेबिलिटी बहुत हद तक लिमिटेड थी। और अभी के लिए देखा जाए तो इंडिया के अंदर बहुत सारी वैक्सीन को अप्रूवल दिया गया है, जैसे बायोलॉजिकल ई हो गई, जेनेवा हो गई, जाइडस कैडिला हो गई। लेकिन ये कब तक मार्केट में आएंगी, कब तक लोगों को लगाई जाएंगी, इसकी कोई प्रॉपर टाइमलाइन अभी हमें नहीं दी गई है। और चूंकि इस समय पे दुनिया का ध्यान एक दूसरे मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट पे है, जो कि है रशिया यूक्रेन वॉर, तो कहीं ना कहीं कोरोना बैकग्राउंड में चला गया। ये हमें नहीं करना है, हमें कोरोना पे पूरी तरीके से ध्यान देना है। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वैक्सीन की, उनको ऑन टोस काम करना है, ताकि कल की डेट में अगर जरूरत पड़े तो सप्लाई चेन हम एकदम से एनहांस कर सकें। बहुत सारे लोग आप में से ये भी सोचते होंगे कि सर इंडिया में जब ऑलमोस्ट वैक्सीनेशन हो चुका है, तब ये नई नई वैक्सीन लाने का फायदा क्या है? अब इन वैक्सीन को लगवाएगा कौन? हो तो चुका कोरोना सबको। तो अब समझिए, कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो आपकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है, ये जाने वाला नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, तो ये बीमारियां हैं जो हैं हमारे साथ, ये कहीं नहीं जा रही। उसी प्रकार से अब आप कोरोना को समझ लीजिए, ये भी कहीं नहीं जाने वाला। तो आगे आने वाले कई सालों में, और अभी बहुत से ऐसे देश हैं, कॉन्टिनेंट है अफ्रीका जैसे, जहां पे वैक्सीनेशन काफी कम हुआ है, तो नई दवाइयों के लिए मार्केट्स अभी भी हैं बिकने के लिए। इसलिए नई नई कंपनियां जो हैं वो अपनी भी कोरोना की वैक्सीन लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये हमने देखा। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, कैपिटल वर्डिक्ट। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट जजमेंट ऑन अमरावती प्रोटेक्ट्स गवर्नेंस फ्रॉम पॉलिटिकल विम्सी। देखिए, जब सरकारें बदलती हैं, सरकारों की पॉलिसीज बदलती है, और वो डेमोक्रेसी में एक्सेप्टेबल है। क्योंकि लोगों ने सरकार को चुना है, तो लोगों ने सरकार को चुना है, तो उस सरकार का ये फर्ज बनता है कि जिस बेसिस पे लोगों ने चुना है, उस बेसिस को सरकार पूरा करे। तो सरकार नो डाउट अपनी पॉलिसीज बदलेगी, लेकिन आप वो पॉलिसीज ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते जो लोगों के राइट्स के लिए फंडामेंटल है, जो लोगों को कुछ एंटाइटलमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। और कुछ ऐसा ही हो रहा है आंध्र प्रदेश के केस में। 2014 में जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया, तो हैदराबाद जो कि पूरी तरीके से डेवलप्ड सिटी थी, वो चली गई तेलंगाना के पास। तो अब आंध्र प्रदेश की कैपिटल कहां बनेगी? तो वो बनेगी अमरावती रीजन में। तो अमरावती रीजन को आंध्र प्रदेश की कैपिटल चुना गया। ठीक है भाई, अब अमरावती को आंध्र प्रदेश की कैपिटल चुना टीडीपी ने, तेलुगु देशम पार्टी ने। और तेलुगु देशम पार्टी ने इसके लिए बहुत कुछ किया। जैसे फॉर एग्जांपल तेलुगु देशम पार्टी ने फार्मर्स का 33,000 एकड़ एक्वायर किया, उनको पैसा दिया अच्छा खासा। फिर ये बोला गया कि नई कैपिटल में जो प्लॉट्स बनाए जाएंगे, वो प्लॉट्स आपको एलोकेट किए जाएंगे। 15,000 करोड़ रुपए डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में लगा दिए गए। कहां पे? अमरावती में। लेकिन उसके बाद आती है वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी आ जाती है पावर में। और ये वाईएसआर कांग्रेस पार्टी बोलती कि नहीं भाई, हम तो डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट करेंगे। जगनमोहन रेड्डी साहब ने बोला कि ये जो तेलंगाना है वो आंध्र प्रदेश से इसलिए अलग हुआ चूंकि तेलंगाना तक डेवलपमेंट नहीं पहुंच पा रहा था। तो तेलंगाना ने बोला कि हमें आंध्र प्रदेश में नहीं रहना। तो एक बार जो गलती हो चुकी है उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए आंध्र प्रदेश के अंदर मैं एक कैपिटल अमरावती नहीं बनाऊंगा। एक कैपिटल अमरावती रहेगी तो सारी की सारी डेवलपमेंट अमरावती के आसपास होगी। मैं 3 कैपिटल बनाऊंगा। अमरावती होगी लेजिस्लेटिव कैपिटल, विशाखापट्टनम होगी एग्जीक्यूटिव कैपिटल, और कुरनूल होगी जुडिशियल कैपिटल। तो कुरनूल में जुडिशरी वगैरह की चीजें होंगी, एग्जीक्यूटिव अपना विशाखापट्टनम से काम करेगा, और जो उनकी कह लीजिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो अमरावती में होगी। ये प्लान यहाँ पे वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी ने सामने रख दिया। ठीक है भाई, और इससे इनको क्या लगा कि भाई एक ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। ठीक है भाई, लेकिन ये आइडिया अगर इनिशियली मूट किया जाता, जब स्टेट बना था, तब एक अलग बात थी। अब क्या है, यहां पे अमरावती में 15,000 करोड़ रुपए कैपिटल बनाने के लिए लग चुका था। फार्मर्स के लैंड लिए जा चुके थे, उनको पैसे का प्रॉमिस किया जा चुका था। अब ऐसे केस में एक नई सरकार आके बोल रही कि अमरावती इज नॉट द ओनली कैपिटल, 3 कैपिटल बनेगी। तो ये फार्मर्स सड़कों पे उतर आए, ये फार्मर्स बवाल करने लगे। इन फार्मर्स को लगा कि इन्होंने अपनी जमीन गलत दे दी है, ये अपनी जमीन वापस मांगने लगे, हर्जाना मांगने लगे। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में केस पहुंचा, और आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट ने सीधे सीधे राज्य की सरकार को बोला कि देखो,
अमरावती के लिए जो डेवलपमेंट प्रॉमिस किया गया था वो आपको करना पड़ेगा। 6 महीने में इस काम को कंप्लीट करिए। ये नहीं हो सकता कि पहले एक सरकार आके बोल रही कि हम यहाँ पे काम करेंगे, काम शुरू किया, पैसा जोक दिया, फार्मर्स का लैंड ले लिया, अब नई सरकार आके कह रही कि नहीं भाई हम कोई काम नहीं करेंगे, अब ये काम 3 जगहों पे होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने फार्मर्स को तो रिलीफ दिया ही दिया, साथ साथ राज्य की सरकार को और आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को यह बोला कि ये जो सरेंडर किया है फार्मर्स ने लैंड, इसको डेवलप करो, जो नए रिकॉन्स्टिट्यूटेड प्लॉट्स हैं वो इनको एलोकेट करो 3 महीने के अंदर अंदर। मतलब यहाँ पे वाईएस जगन मोहन रेड्डी एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब हैं, इनके अपने प्लान थे 3 सिटीज बनाने के, वो प्लान फ्रस्ट्रेट हो गए और ये भी चुप नहीं बैठे हैं। इन्होंने ओपनली आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट के ऊपर इल्जाम लगाया कि आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये टीडीपी के फेवर में काम कर रही है। इनफैक्ट जो अभी के प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनके ऊपर तक सीधे सीधे इल्जाम लगाया जगन मोहन रेड्डी साहब ने। खैर, अब उन इल्जामों पर ना जाते हुए यहां पे एक चीज क्लियर कट निकल के आई है, कहां से? आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट की तरफ से, कि देखिए आप सरकारी एग्जीक्यूटिव हैं, आपकी सरकार है, आप अपने हिसाब से गवर्नेंस के लिए जो भी आपको नियम कानून बनाने हैं आप बना सकते हैं, ठीक है। ये जो गवर्नमेंट का इंटेंशन है मल्टीपल कैपिटल सिटीज प्लान को इंप्लीमेंट करने का, इसको भी आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने पेरूज किया और एंड पे आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने बोला कि देखिए आंध्र प्रदेश के पास ना ही इतना पैसा है और ना ही इतनी कॉम्पिटेंसी है कि वो 3-3 जगह कैपिटल बनाने को अफोर्ड कर पाए। तो अभी के लिए आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट का सीधा सीधा जजमेंट यह है कि भैया एक ही कैपिटल होगी आंध्र प्रदेश के अंदर, वो होगी इनिशियली डिसाइडेड अमरावती। ये 3-3 कैपिटल बनाने वाला काम यहां पे नहीं हो पाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली आंध्र प्रदेश की सरकार इस चीज को सुप्रीम कोर्ट में कंटेस्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन को ओवरटर्न कर दे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की तो बात अलग है, बट अभी के लिए जो फार्मर्स है आंध्र प्रदेश के, उनको रिलीफ मिल चुका है। इनिशियली तेलुगु देशम पार्टी ने जो कैपिटल डेवलपमेंट प्लान बनाया था वही यहां पे इंप्लीमेंट होगा, ऐसा आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट यहां पे बोल चुकी है। अब ये बात बहुत एक्सपेक्टेड है कि इस समय पे जगन मोहन रेड्डी साहब काफी फ्रस्ट्रेटेड होंगे, क्योंकि उनका जो ग्रैंड प्लान था आंध्र प्रदेश की कैपिटल को डेवलप करने का, वो यहां पे रुक सा गया है। ठीक है भाई, अगले आर्टिकल चलते चलते अपना तीसरा आर्टिकल, रशियाज वॉर द इम्प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ वायलेंस। देखिए रशिया ने वॉर छेड़ दिया यूक्रेन के ऊपर, आपको सबको पता है। ग्लोबल कम्युनिटी में रशिया डाइवर्ट मतलब आइसोलेट हो चुका है। अब कोई भी इस बात पे ध्यान नहीं दे रहा है कि यहां पे रशिया के एक्चुअली में स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या थे, कैसे रशिया को घेरने की कोशिश कर रहा था यूनाइटेड स्टेट्स, वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस। नो डाउट पहले तो इनकी घेरने की कोशिश थी। नाटो का एक्सपेंशन क्यों कर रहे हो भाई? नाटो का एक्सपेंशन तो आप इसीलिए कर रहे हो ना, ताकि आप रशिया को कंटेन कर पाओ। तो अब रशिया की जो जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, इन पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। सबका ध्यान चला गया है उन इनोसेंट यूक्रेनियन सिटीजन्स की तरफ जिनकी मौत हो रही है वॉर में। समझ गए? तो किसी भी प्रकार की अब कोई सिंपैथी रशिया के साथ नहीं बची हुई है। पहले क्या था कि रशिया को घेरने की कोशिश कर रहा था इकोनॉमिकली और मिलिटरी स्ट्रॉन्गर नेशंस, वेस्ट के, यूएस, वेस्टर्न यूरोप के, लेकिन अब वो चीज ऑब्वियस सी बात है यहां पे ध्यान नहीं दी जा रही है। अब एंटी रशियन सेंटीमेंट है। इंडिया के सामने एक और बहुत बड़ा इशू है कि भाई इंडिया क्यों रशिया को सपोर्ट कर रहा है। इंडिया के बहुत जेन्युइन कंसर्न्स हैं। हमारे बगल में पाकिस्तान है और पाकिस्तान के साथ किसी हाल में दोस्ती आगे आने वाले समय में होती दिख नहीं रही। इतने सालों में नहीं हो पाई तो आगे भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान का जो रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट है वो अपने बेसिक एसेंस में ही एंटी इंडिया है। तो आगे आने वाले समय में पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, इस बात के चांसेस ना के बराबर है। रही बात चाइना की, तो चाइना के सामने एक ही कंपटीशन है, वो है इंडिया। अभी के लिए भले ही चाइना की इकोनॉमी इंडिया से 6 गुना ज्यादा है, ठीक है ना, लेकिन उसके बावजूद चाइना इंडिया को एक पोटेंशियल थ्रेट समझता है, इसलिए चाइना हमेशा एंटी इंडियन काम ही करता है। आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे देख लो, एलएसी पे जो चाइना कर रहा है। तो कुल मिला के हम लोग अपने इमीडिएट बैकयार्ड में इतने परेशान हैं कि हम रशिया के साथ दोस्ती तोड़ नहीं सकते। लॉन्ग टर्म में हमारा पाकिस्तान और चाइना के साथ अगर नहीं बना तो कल की डेट में यूएस हमारी मदद के लिए आएगा, इसके चांसेस ना के बराबर है। ठीक है, यूएस इंटरनेशनल स्टेटमेंट्स दे देगा, हो सकता है सैंक्शंस लगा दे, बट मदद के लिए आए इस बात के चांसेस बहुत कम है। तो ऐसे केसेस में रशियन सपोर्ट की हमको जरूरत है। ठीक है भाई, तो स्ट्रैटेजिकली इंडिया सही कर रहा है। लेकिन फिर बात आ जाती है यहां पे वायलेंस की और नॉन वायलेंस की। इंडिया हमेशा से एक ग्लोबल चैंपियन रहा है नॉन वायलेंस का। महात्मा गांधी जी जो फादर ऑफ द नोशन थे, वो एक ग्लोबल आइकन आज भी माने जाते हैं। महात्मा गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। मतलब अगर आप खून के बदले खून भाई एक दूसरे को मारने के चक्कर में रहोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। और इस स्टेटमेंट को दुनिया भर में लोगों ने माना भी है। गांधी जी ने तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक बंद कर दिया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक बंद कर दिया था,
जब चौरी चौरा कांड हो गया था, मूवमेंट वायलेंट हो रहा था। तो गांधी जी का जो प्रिंसिपल रहा है जस्टिस के लिए लड़ने का, वो अपने आप में ही नॉन वायलेंट रहा है। लेकिन क्या दुनिया भर के मूवमेंट्स नॉन वायलेंट रहे हैं? नहीं भाई, बहुत से मूवमेंट्स आपके वायलेंट ही रहे। इंडिया के अंदर जो सिविल राइट्स मूवमेंट गांधी जी ने चलाया वो नॉन वायलेंट था। वो अलग बात है कि कुछ वायलेंस हुआ भी है उसमें। कुछ और एग्जांपल है नॉन वायलेंस के। ईस्टर्न यूरोप के अगेंस्ट जो कम्युनिस्ट रिजाइम थी, अपराइजिंग अगेंस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम इन ईस्टर्न यूरोप, ये भी आप कह सकते हो कुछ हद तक नॉन वायलेंट मूवमेंट इनमें चला। साउथ अफ्रीका में जो एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल था, ये भी शुरुआत में नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल पे चला। तो नो डाउट नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल पे पहले बहुत सी जंगें लड़ी गई हैं, और उन जंगों में हमें कह लीजिए कि सक्सेस भी मिली है, लोगों को सक्सेस भी मिली है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है। Strategies which work in set piece conflicts and bounded games in which the opponents are clearly identifiable cannot work in asymmetrical wars where the source of power of the antagonist are very different. On one side organized power and on the other side a diffused mass. देखिए जब कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल क्लियर है, ये पता है कि सामने विरोधी कौन है, दोनों तरफ विरोधी कौन है, तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स में एक स्ट्रैटेजिक जंग हो सकता है, काम आ जाए। ठीक है ना, एक तरफ एक कंट्री, दूसरी तरफ दूसरी कंट्री, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, दोनों लड़ पड़े मर पड़े। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पावर कोई दिखा रहा होता है सामने से और पीछे से कोई और उसको सपोर्ट कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रशिया की बात की जाए, व्लादिमीर पुतिन ने अटैक तो कर दिया है, बट क्या लॉन्ग टर्म में व्लादिमीर पुतिन को उनकी जनता सपोर्ट करेगी? इसके ऊपर एक बड़ा सवाल है। व्लादिमीर पुतिन की रशियन फोर्सेस यूक्रेन के अंदर पहुंच रही हैं, अटैक कर रही हैं, तो यूक्रेन के जो सिविलियन मास है वो कभी रशियन आर्मी का साथ देंगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं देंगे। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम व्लादिमीर पुतिन की ओन कंट्री रशिया के अंदर क्या उनके सिटीजन्स व्लादिमीर पुतिन का साथ देंगे? ऑब्वियसली बात नहीं देंगे। एक लिमिट से ज्यादा वायलेंस किसी को पसंद नहीं आता है, ठीक है ना। रशिया के अंदर जो लोग हैं वो भी एक लिमिट से ज्यादा ये नहीं चाहेंगे कि मरे, चाहे यूक्रेन के नागरिक हो वो मरे, ऐसा वो नहीं चाहेंगे। यहां पे महात्मा गांधी जी का प्रिंसिपल निकल के आ जाता है। महात्मा गांधी जी का प्रिंसिपल क्या था कि नॉन वायलेंट तरीके से लड़ो और प्यार से अपने अपोनेंट को जीतो। अगर आप प्यार से अपने अपोनेंट को जीतोगे तो वो कभी आपके अगेंस्ट वायलेंस नहीं करेगा, आपके साथ अपने आप को जोड़ लेगा। लेकिन यहां पे जो रशिया कर रहा है वो बिल्कुल अपोजिट स्ट्रैटेजी, और ये बिल्कुल अपोजिट स्ट्रैटेजी काम करने वाली नहीं है। कभी ना कभी जो कॉन्करिंग जनता है वो आपके अगेंस्ट बवाल करेगी, और कभी ना कभी आपकी खुद की सिविलियन पॉपुलेशन भी आपके अगेंस्ट हो जाएगी। ओके, कुछ बड़े स्टेटमेंट्स यहां पे लिखे हुए हैं, देखिए क्या लिखा है, नीचे से पढ़ देता हूं, थोड़ा क्लियर होगा। इवन लीडर्स ऑफ इन्वेडिंग आर्मीज नीड द सपोर्ट ऑफ सिविलियन पॉपुलेशंस फॉर द सेफ्टी एंड सप्लाईज of their troops. They need support from their own civilian population. Non-violent action is capable of striking at the availability of sources of power, political power of the ruling authority. Overreacting on repression may, instead of weakening the resistance, react against sources of an opponent's own power. मतलब क्या है? मतलब यह कि गांधी जी का प्रिंसिपल वही जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आप प्यार से नॉन वायलेंट तरीके से सामने वाले इंडिविजुअल्स को अपनी बातें समझाने की कोशिश करो, आप एजिटेशन करो, बट वो एजिटेशन वायलेंट नहीं होना चाहिए। तो इससे होता यह है कि लोग एक्चुअली में उस एजिटेशन के कॉज को समझ पाते हैं, और जब लोग कॉज समझेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उस कॉज के लिए आगे बढ़ेंगे, और जो पॉलिटिकल पावर है वो कमजोर होगी। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट गांधी जी ने यही किया। आप देखिए, जब भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वायलेंट तरीका अपनाया गया, ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल क्रूअल रिप्रेशन दिखाया है, कहीं ना कहीं उसको सब्जुगेट भी कर दिया वायलेशन करने वाले लोगों को। गांधी जी क्या करते थे कि नॉन वायलेंस करते थे, उस नॉन वायलेंस की मीडिया कवरेज कराते थे, तो इंटरनेशनली दुनिया भर में दिखता था कि भाई इंडिया के अंदर लोग नॉन वायलेंट तरीके से एजिटेशन कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, बट ये ब्रिटिशर्स उनको डंडे मार रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर आता था कि तुम क्या कर रहे हो इंडिया के लोगों के साथ। तो ये चीज जो है नॉन वायलेंट आप कह लो एजिटेशन की, वो अलग ही है। रशिया क्या कर रहा है? वायलेंट एजिटेशन कर रहा है। इस वायलेंट एजिटेशन में वो यूक्रेन के सिविलियंस को हो सकता है अभी वॉर में दबा दे, बट कभी ना कभी ये उठेंगे और तुम पे पलट वॉर करेंगे, तुम हमेशा इनको नहीं दबा पाओगे। यही चीज हुई थी यूएस के साथ। जब यूएस ने वियतनाम में वॉर किया था तो उस समय पे यूएस सोल्जर्स के साथ साथ जो वियतनाम के लोग थे वो भी बहुत से मरे थे, और जब वियतनाम में एक लिमिट से ज्यादा डेथ होने लगी ना, तो भाई जो यूएस की जनता थी वो युद्ध खुद यूएस गवर्नमेंट के अपोज में आ गई। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एजिटेशन होने लगा कि वियतनाम वॉर को बंद करो, बहुत हो गया। तो यूएस के अगेंस्ट अगर एजिटेशन हुआ है तो रशिया के अंदर भी व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट एजिटेशन होगा। कितने भी लोगों को व्लादिमीर पुतिन अरेस्ट करके जेल में डाल दें, ये बातें यहां पे बताई जा रही हैं। प्लस ऑथर एक बात यहां पे और बोल रहा है कि देखिए,
जब भी पास्ट में एजिटेशन हुए हैं, वायलेंस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो अमेरिकन कॉलोनीज थी, ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़ी हो गई। अमेरिकन कॉलोनीज में उन्होंने बोला कि हम ब्रिटिश गुड्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्टैम्प एक्ट के साथ अमेरिकन ने मानने से मना कर दिया। न्यूयॉर्क जनरल असेंबली और पीपल काउंसिल ऑफ बॉस्टन ने बोला कि हम किंग्स ट्रूप यानी ब्रिटेन के ट्रूप्स को अपने यहां पे होस्ट नहीं करेंगे। ब्रिटिशर्स ने इसको फोर्सफुली दबाने की कोशिश की, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो फोर्सफुली नहीं दबा पाए। आज की डेट में भी जो लड़ाई हुई थी अमेरिकन कॉलोनीज और ब्रिटिश फोर्सेस के बीच में, इसके बहुत से हीरोज हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन, नेथनल ग्रीन, हेनरी नॉक्स, मार्किस डी लफायट, इन सबको याद किया जाता है। इनकी स्टैच्यूज वगैरह बनाई गई हैं यूएस के अंदर। मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वायलेंस को ग्लोरीफाई किया गया है। नो डाउट ये लोग नेशनल हीरोज हैं अपने अपने देश में, लेकिन कहीं ना कहीं वायलेंस तो ग्लोरीफाई हो रहा है ना। आज की डेट में जो बच्चे हैं वो वायलेंट गेम्स खेलते हैं, डेजर्ट स्टॉर्म, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के गेम्स हैं। आपको ज्यादा नाम पता होंगे, मैंने उतने खेले नहीं है। तो ये वायलेंट गेम्स ओवरऑल मिलिट्री एक्शन को जस्टिफाई करते हैं, जबकि ऐसा यहां पे होना नहीं चाहिए। आज की डेट में महात्मा गांधी जैसे फिगर्स बहुत कम है। 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी जैसा फिगर, मतलब आइंस्टीन ने एक स्टेटमेंट दिया महात्मा गांधी जी ने, देखिए क्या स्टेटमेंट है वो। जनरेशंस टू कम विल स्कार्स बिलीव दैट सच अ वन एज दिस एवर इन फ्लैश एंड ब्लड वॉक्ड अपॉन दिस अर्थ। जी हाँ, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने महात्मा गांधी के 70वें जन्मदिन पे कहा था। क्या बोला एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कि आगे आने वाली जितनी भी ह्यूमन काइंड की जनरेशन है वो इस बात पे भरोसा नहीं कर पाएंगी कि एक ऐसा भी इंसान आया था जिसके अंदर मांस था, जिसके अंदर खून था, जो जमीन पे चला था और उसने नॉन वायलेंट बेसिस पे एक पूरी की पूरी कंट्री को हरा दिया, एक को आजादी दिला दी, इनफैक्ट दो को आजादी दिला दी। ये बोलेंगे लोग महात्मा गांधी के लिए। ऐसा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला। नो डाउट गांधी जी भी हीरो हैं हमारे देश में, सुभाष चंद्र बोस भी हीरो हैं। दोनों लोगों ने अपने अपने तरीके से इंडिपेंडेंस पाने की कोशिश की। सुभाष चंद्र बोस ने जापानीज आर्मी के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स को खदेड़ने की कोशिश की। उनका तरीका भी पोटेंट हो सकता था। अगर जापानीज आर्मी जीत जाती तब कैसा इंडिया बनता वो हमें नहीं पता है, लेकिन अभी के लिए जो इंडिया बना है वो भी ठीक है, भले ही पाकिस्तान अलग हो गया है, उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते। तो एंड में ऑथर यहां पे यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि भाई जिन लोगों ने वायलेंस के थ्रू नेशनल कॉज के लिए लड़ाई की है उनको ग्लोरीफाई करने की जरूरत है, बट उनसे ज्यादा उन लोगों को ग्लोरीफाई करने की जरूरत है जिन्होंने नॉन वायलेंस के दम पे चीजों को आगे बढ़ाया है। तो मतलब महात्मा गांधी जैसे लोगों को जिन्होंने नॉन वायलेंस के दम पे चीजों को आगे बढ़ाया है, नेल्सन मंडेला जैसे लोगों को इंपॉर्टेंस ज्यादा देनी चाहिए उन लोगों से जिन्होंने वायलेंस के बेसिस पे चीजों को अचीव किया है। ठीक है भाई, तो ये बातें यहां पे बताई जा रही हैं। तो ये था आज का डिस्कशन दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए एडिटोरियल में इतना ही, इसके बाद आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। एनसीईआरटी के लिए कुछ लोग परेशान हैं, आज एनसीईआरटी की पहली वीडियो में अपलोड करूंगा। काफी दिन हो गए एनसीईआरटी से, मुझे पता है एनसीईआरटी में काफी गैप हो रहा है, प्लीज बियर विद मी, जल्द ही अपलोड होगी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, पढ़ते लिखते रहिए, गुड बाय, टेक केयर, ज्वाइन करके जाना अगर हो सके तो।